हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर तरह के मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स में मेनिंजाइटिस पूछा जाता है। पैथोलॉजी में पूछा जाता है, माइक्रो में पूछा जाता है, फिर आपका मेडिसिन में भी पूछ लेते हैं, पीडिया में भी पूछ लेते हैं, और किसी भी सब्जेक्ट के वाइवा में मेनिंजाइटिस पूछा जा सकता है। मेनिंजाइटिस इज़ वेरी कॉमन टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी व्यू से आप देख लो, चाहे वो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हो या फिर आपका नीट पीजी हो या फिर वाइवा हो, मेनिंजाइटिस हर जगह पूछा जाता है। तो आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस होने वाला है मेनिंजाइटिस। इसमें हम लोग तीन तरह की मतलब तीन तरह से हो सकता है। बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है, टीबी की वजह से हो सकता है। तो ये तीनों तरह की मेनिंजाइटिस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एटियोलॉजिकल फैक्टर्स, क्लिनिकल फीचर्स, इन्वेस्टिगेशंस, ट्रीटमेंट, और साथ में जो CSF एनालिसिस के ऊपर जो क्वेश्चन बनता है हमारा यूनिवर्सिटी में, वो नॉर्मल क्या होता है और इन तीनों में कैसा रहता है, ये भी हम लास्ट में एक टेबल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो अब शुरुआत जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस से। ठीक है, तो पहला है हमारा बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। ठीक, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस से शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो ये बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, सीधी सी बात है। तो इसकी ना एज ग्रुप के अकॉर्डिंग इसकी इटियोलॉजी, पहले हम इटियोलॉजी पढ़ेंगे। तो एज ग्रुप के अकॉर्डिंग जो है इटियोलॉजी इसकी डिवाइड की जाती है। मतलब किस एज ग्रुप में कौन सा बैक्टीरिया ज़्यादा कॉमनली मेनिंजाइटिस कॉज करता है, ये इस तरह से हम लोग डिवाइड करते हैं। तो एक आता है 0 to 2 मंथ्स के बच्चे, 0 to 2 मंथ्स के बच्चे। एक आते हैं 2 मंथ्स से 24 मंथ्स के बच्चे, और तीसरे आते हैं मोर देन 2 ईयर्स वाले बच्चे। ठीक है, तो जो 0 से 2 मंथ्स के बच्चे होते हैं इनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक होती है, इसीलिए इनमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ये ज़्यादा कॉमन रहेगा। क्या क्या आ जाता है इसमें, इकोलाई आ गया, आपका क्लैप्सियला आ गया। ठीक है, ये बैक्टीरिया इसमें ज़्यादा कॉमन रहेंगे। फिर आते हैं 2 to 24 मंथ्स के बच्चे और मोर देन 2। इन दोनों में सबसे ज़्यादा कॉमन जो रहता है वो रहता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, दोनों में। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। ठीक है, लेकिन जो 2 से 24 वाले बच्चे होते हैं इनमें हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से भी हो सकता है इसके अलावा। तो मैं इसके सामने लिख देती हूँ यहाँ पर इस तरह से एरो करके, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, और जो मोर देन 2 ईयर वाले, इसमें नाइजीरिया मेनिंजाइटिस से भी हो सकता है, जिसको हम लोग मेनिंजोकोकस भी कहते हैं। नाइजीरिया मेनिंजाइटिस, जिसको हम लोग मेनिंजियोकोकस भी कहते हैं। अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि इसको मेनिंजियोकोकस भी कहा जाता है, तो वो क्वेश्चन गलत कराते हैं। उनको समझ नहीं आता कि मेनिंजियोकोकस का मतलब नाइजीरिया मेनिंजाइटिस ही है। ठीक है, तो इस एज ग्रुप में ये वाले बैक्टीरियाज कर सकते हैं इन्फेक्शन। ठीक है, मतलब मेनिंजाइटिस कॉज कर सकते हैं। अब ओवरऑल जो मोस्ट कॉमन होता है वो हमारा रहता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। तो यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। ओवरऑल मोस्ट कॉमन कॉजेज स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, ये मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट कर दिया। अब कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर अलग बैक्टीरियाज कॉज करते हैं और जो MCQ में पूछी जाती है। लाइक अगर किसी बच्चे को कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के डिफेक्ट्स हैं, कॉम्प्लीमेंट पाथवे में डिफेक्ट है, तो कॉम्प्लीमेंट पाथवे डिफेक्ट, ठीक है, इसमें अलग इसमें जो मोस्ट कॉमन कॉज रहेगा वो हमारा मेनिंजियोकोकस यानी कि नाइजीरिया मेनिंजाइटिस ही रहेगा। तो मैं यहाँ पे मेनिंजियोकोकस लिख देती हूँ, मेनिंजियोकोकस रहेगा ऐसे बच्चों में। और अगर किसी को T सेल का डिफेक्ट है, T सेल डिफेक्ट जैसे कि कौन सी डिजीज में T सेल इफेक्टेड रहती है, जैसे कि HIV हो गया, आपका HIV हो गया, और साथ में डी जॉर्ज सिंड्रोम हो गया, फिर स्किड हो गया। ऐसी डिजीजेस में क्या रहेगा, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनिस। ठीक है, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनिस। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस PG में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं, तो ये पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे बच्चे जिसमें स्प्लीनिक डिस्फंक्शन है, या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं जैसे कि हीमोलिटिक एनीमिया है किसी को, या फिर हीमोलिटिक कंडीशंस हैं उसमें, तो स्प्लीनिक डिस्फंक्शन हुआ उसको साथ में। ठीक है, तो स्प्लीनिक डिस्फंक्शन ऐसे बच्चों में सबसे ज़्यादा कॉमन रहेगा। जो इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरियाज होंगे वो कॉमनली कॉज करेंगे। लाइक आपका स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया हो गया, जो हमारा मोस्ट कॉमन कॉज है ही, जो हम पढ़ चुके हैं। और कौन कौन से इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया हो सकते हैं, मेनिंजियोकोकस हो सकता है। ठीक है, मेनिंजियोकोकस हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा B, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा हो सकता है। ठीक है, ऐसे बच्चों में ये 3 जो ऑर्गेनिज्म है वो कॉज करते हैं। और जिसमें CSF लीक हो रहा है बच्चों में, लाइक राइनोरिया,
राइनोरिया की कंडीशन है, फिर ऑटोरिया की कंडीशन है, उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे फेवरेट क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एटियोलॉजी हो गई पूरी की पूरी। अब हम देखते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या रहेंगे। मतलब इन ऑर्गेनिज्म में मतलब मेनिंजाइटिस कॉज कर दिया, मेनिंजेस की इन्फ्लेमेशन हो गई है। अब इसमें क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स बहुत ईजी है, बहुत बार पढ़ भी रखा होगा। सबसे पहले तो फीवर आएगा, कोई भी इन्फ्लेमेशन है फीवर। ठीक है, मेनिंजाइटिस हो रहा है तो हेड एक रहेगा, हेड एक, फोटोफोबिया, लाइट से मतलब उसको दिक्कत होगी तो फोटोफोबिया। दूसरी चीज़ सीजर्स हो सकते हैं, सीजर्स जनरलाइज्ड रहेंगे। ठीक है, GTCS जैसे कि GTCS हो गया, जनरलाइज्ड टोनिक-क्लोनिक सीजर्स हो सकते हैं। ठीक, अब हमारा हो सकता है इरिटेबल हो सकता है, बच्चा है तो इरिटेबल हो सकता है। ठीक है, इनफैक्ट कोई भी ऐसा बच्चा जो आपका 2 साल से छोटा बच्चा है और इरिटेबल है बहुत ज़्यादा और उसको फीवर आ रहा है और उसका अगर एंटीरियर फॉन्टेनल बल्ज हो रहा है, यानी कि एंटीरियर फॉन्टेनल बल्ज होने का मतलब है कि उसका इंट्राक्रेनियल टेंशन बढ़ा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा प्राइमरी सस्पेक्ट जो हम करते हैं वो हम मेनिंजाइटिस करते हैं। ठीक है, तो इरिटेबिलिटी हो गया, साथ में रेज्ड इंट्राक्रेनियल टेंशन। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है यहाँ पर, रेज्ड इंट्राक्रेनियल टेंशन हो गया। रेज्ड इंट्राक्रेनियल टेंशन कैसे दिखेगा बच्चों के अंदर, एंटीरियर फॉन्टेनल ऐसे बल्ज करेगा। ठीक है, तो बल्जिंग एंटीरियर फॉन्टेनल। ठीक है, और जो 7वां पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साइंस ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन। ठीक है, अब ये साइंस कौन से होते हैं, साइंस ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन, ये कौन से साइंस होते हैं ये हम देख लेते हैं एक बार। एक तो आपका रहेगा इसमें नेक रिजिडिटी। ठीक है, नेक ऐसे रिजिड हो जाएगी बच्चे की, ऐसे इजीली फ्लैक्शन और एक्सटेंशन नहीं होगा नेक का, तो नेक रिजिडिटी हो जाएगा। और 2 साइंस आते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको रेड पेन से लिख देती हूँ, ब्रूडजिन्स्की साइंस एंड ब्रूडजिन्स्की साइन और कर्निक साइन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर ईयर के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपसे करवा कर भी देख लेते हैं वार्ड में, ब्रूडजिन्स्की साइन और कर्निक साइन। ठीक है, सी में यहाँ पे लिखती हूँ कर्निक साइन। ठीक, कर्निक साइन, हाँ जी। तो ब्रूडजिन्स्की साइन में क्या होता है कि आप बच्चे का अगर नेक पे फ्लेक्शन कराते हो, पैसे फ्लेक्शन करवाते हो नेक का, ऐसे ही जैसे बच्चा है इसकी नेक को पकड़ के आपने फ्लेक्स करवाया तो उसका जो हिप्स और नीज हैं वो अपने आप खुद ब खुद फ्लेक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है फ्लेक्शन ऑफ नी एंड हिप इन रेस्पॉन्स टू नेक फ्लेक्शन। ठीक है, ये हो गया आपका ब्रूडजिन्स्की साइन। अब कर्निक साइन क्या होता है, कर्निक साइंस होता है कि पहले आपने बच्चे के हिप और नी दोनों फ्लेक्स करवा दिए, उसके बाद जब आप मतलब एक्सटेंड करवाने की कोशिश कर रहे हो नी जॉइंट पे, तो आपको एक रेजिस्टेंस फील होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस टू एक्सटेंशन ऑफ लेग while the hip is flexed। ठीक है, मतलब आपने पहले बच्चे के हिप और नी दोनों फ्लेक्स करवा दिए। ठीक है, अब उसके बाद जब आप उसका पैर एक्सटेंड करवाने की कोशिश करोगे, नी जॉइंट से एक्सटेंशन करवाओगे, तो आपको एक रेजिस्टेंस फील होगा। ठीक है, ये होगी, तो ये होता है हमारा कर्निक साइन। और ये तीनों साइंस क्या है, दीज आर द साइंस ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, मैंने इसको अलग से हाईलाइट भी कर दिया है। ये हो गया, ये हमारे हो गए क्लिनिकल फीचर्स। ठीक है, अच्छा अब ये जो साइंस है ना मेनिंजियल इरिटेशन के, ये 2 साल से छोटे बच्चों में बहुत ही मतलब लेस कॉमन है। ठीक है, ऐसे आपको पता नहीं चलता है, बड़े बच्चों में आसानी से दिख जाती हैं साइंस। ओके, ये हो गया। अब क्लिनिकल फीचर्स देख लिए, एटियोलॉजी देख ली, अब हम करेंगे इसका इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि हमें अब कंफर्म करना है कि ये बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस ही है, तो इन्वेस्टिगेशन करवानी पड़ेगी। तो इन्वेस्टिगेशंस देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें जो गोल्ड स्टैंडर्ड जो होती है, गोल्ड स्टैंडर्ड जो इन्वेस्टिगेशन है वो है हमारी CSF एनालिसिस। ठीक है, जो मैं बात कर रही थी, CSF एनालिसिस तीनों में आएगा, टीबी में भी, वायरल मेनिंजाइटिस में भी, बैक्टीरियल में भी। ठीक है, तो CSF एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल्ड स्टैंडर्ड है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के लिए। तो CSF एनालिसिस के लिए CSF को पहले बाहर निकालना पड़ेगा, तो इसको हम निकालते हैं बाय लंबर पंक्चर। ठीक है, बाय लंबर पंक्चर। ओके,
लेकिन अगर किसी पेशेंट में इंट्राक्रेनियल टेंशन बढ़ा हुआ है तो उसमें हम लंबर पंक्चर कभी नहीं करते, क्योंकि इंट्राक्रेनियल टेंशन बढ़ा हुआ है तो मेनिंजेस बाहर आ सकती है, ठीक है, मेनिंजेस बाहर आ सकती है तो उस हर्निएशन हो जाएगा मेनिंजेस का, तो फिर डेथ भी हो सकती है पेशेंट की। तो इंट्राक्रेनियल टेंशन जिन पेशेंट्स में बढ़ा हुआ है उसमें कभी भी हम लंबर पंक्चर नहीं करते हैं, ठीक है, ये हो गया। तो ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन इंक्रीज्ड ICT, ओके, ये हो गया।